हाँ, अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोगों की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी दैट वाज फॉर 40 मार्क्स एंड जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज आल्सो फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, CUET का जब एग्जाम होता है ना तब ऐसा कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी एक पेपर ऐसा हुआ एक शिफ्ट का उसमें आईडी भर के दी हुई थी उन्होंने, एक पेपर ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने आईडी दी ही नहीं, 4 क्वेश्चन सिर्फ आईडी के। हाँ, तो मतलब बात ये है कि हमें बोर्ड्स के लिए अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करनी है जिससे कि हम CUET के लिए भी प्रिपेयर साइमल्टेनियसली होते रहें। CUET के लिए हमें बाद में सिर्फ पेपर सॉल्विंग का काम बचे कि हमें उस हिसाब से क्या करना है। बाकी अभी आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अपने बोर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए जिससे कि आप आगे के लिए भी तैयार रहें। अब जो हमारी आईडी है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें चैप्टर 1, 2, 3 हैं, ये हैं 12 मार्क्स के। ये जो 12 मार्क्स के चैप्टर हैं इसमें ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि 3 चैप्टर्स में ये कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। सेकंड जो है उसमें चैप्टर 4 to 7 है जो करंट चैलेंजेस हैं। करंट चैलेंजेस मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये सब हमारे करंट चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के। और फिर लास्ट चैप्टर ये आपका 20 मार्क्स का है और लास्ट चैप्टर 8 जो है वो आपका 8 मार्क्स का है जिसमें हमने कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ये किया है। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट इन 3 चैप्टर्स की। ये 3 चैप्टर्स किससे रिलेटेड हैं? ये 3 चैप्टर्स हैं, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हम इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं जाएंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, क्या रहा, हम ये देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उससे जस्ट पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। ठीक है, हम सिर्फ उतना करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि ओके 1947 से 1990 यहाँ तक इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट या ग्रोथ किस सेंस में रही। ठीक है, क्योंकि 200 साल के साम्राज्य के बाद 200 साल जब ब्रिटिशर्स ने, उससे पहले अलग अलग कम्युनिटीज़ ने इंडिया पे, मतलब इंडिया का अपना कोई कल्चर क्या था ये निकालना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा दूसरी जो डायनेस्टीज़ हैं उन लोगों ने इतना किया है शासन कि हम ये कह ही नहीं सकते कि इंडिया का बेसिक क्या है। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हम बड़े इंक्लूसिव हो गए थे, हम ऐसे हो गए थे कि अब तो हम इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, हम किसी को नहीं आने देंगे। उस चक्कर में इंडिया की सिचुएशन थोड़ी ख़राब भी हो गई थी। इंडिया की जो ग्रोथ है, बहुत बड़ी कंट्री, इतनी पॉपुलेशन, तो कैसे ये देखें कि इंडिया को किस तरह से हम ग्रो करवाएं। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ आई और इसकी वजह से 1991 में हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में, यानी कि यहाँ पर इन 43 ईयर्स में इंडिया ने इतना ग्रो नहीं किया था जितना ये पॉलिसी आने के बाद 10 ईयर्स में उन्होंने ग्रो कर लिया। आज की डेट का तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, आज के डेट में तो करंट चैलेंजेस इनकी बात करेंगे। इसमें भी ध्यान रखना जो भी डेटा होगा वो अपनी NCERT की बेसिस पे देखना। आपकी NCERT ने लास्ट डेटा कब का दिया हुआ है, 2020 का, 22 का, 2018 का। गूगल से डेटा लेकर उसको मत कंसिडर करना क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे CBSE हो, चाहे CUET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दे ऑल फॉलो NCERT। तो हमें NCERT को ही फॉलो करना है। हमें ये नहीं देखना कि अरे गूगल पे तो ये दिखा रहा है, क्योंकि गूगल पे हो सकता है वो डेटा लेटेस्ट दिखा रहा हो,
लेकिन हमें अपनी एनसीईआरटी में जो लास्ट डेटा गिवन है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 कि 1947 से 1990 तक कैसे रही हमारी इंडियन इकोनॉमी, और फिर 1991 में जो ये पॉलिसी आई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी क्या थी, इसमें क्या क्या हमें फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कितनी इम्प्लीमेंट हुई, कितनी नहीं हुई, ये सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 3 चैप्टर्स हम करेंगे। ये हमारे 3 चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट के हैं जो 12 नंबर के हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स के पास थी। तुम्हें क्या याद है ब्रिटिशर्स के बारे में? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या क्या दिया, प्लस क्या दिया, माइनस क्या दिया? बट यू नो, व्हाट इज योर नॉलेज टिल नाउ? बोलो आशीष। मैम एक पॉजिटिव रेलवेज दिया, ठीक है। इनाक्षी? हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी और मतलब किसी के एक्सटेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग रखी थी। तो अभी तक तुम्हारी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव ही आए हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो तुमने पॉजिटिव दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तुमने दिया एडमिनिस्ट्रेशन, और तुमने दिया रेलवेज। और भी कुछ? सिर्फ यानी कि उनका तो यानी कि अच्छा ही रहा ना फिर। ये तो यही बता रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनको यही पता है कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी। तो यानी कि तुम तो सब ये मान के चल रहे हो कि ब्रिटिशर्स का आना तो अच्छा ही रहा। क्या पढ़ाई नहीं है इतना, मूवीज में भी बहुत कुछ आता है, हिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा ही है ब्रिटिश एरा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने कभी ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ा ही नहीं है। कितनी तो मूवीज में ब्रिटिश एरा के बारे में आया हुआ है, इतनी सारी मूवीज हैं। तुम लोग अगर अपना वो सिलेबस कंट्रोल में लाओगे तो वी विल वॉच सम मूवीज हियर ऑल्सो, बट अगर हमारा सिलेबस कंट्रोल में आया तो। बट हाँ, ऐसा कैसे है कि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता? बहुत हाई टैक्सेस चार्ज करते थे। बहुत हाई। बुक की ज़रूरत नहीं है मुझे, बुक का ज्ञान नहीं चाहिए। बुक का ज्ञान तो अभी मैं करा दूंगी। मुझे ये जानना है कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं। टैक्सेस, उन्होंने बहुत हाई टैक्सेस चार्ज किए। कौन सी मूवी से आया है ये पॉइंट? लगान से। लगान मूवी यू मस्ट वॉच। लगान मूवी देखोगे आपकी आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या गलत किया था। तो लगान मूवी इज इम्पोर्टेंट, ये अपना पार्ट समझो कि हाँ हमें देखनी चाहिए। वो वाला रूल की किलेट साइट आया था, जलियांवाला बाग में किलेट साइट आया था। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, क्यों ऐसा किया उन्होंने? मार्शल लॉ हुआ था। मार्शल लॉ हुआ था, वेरी गुड। तो मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था, हम ये कह सकते हैं तुम्हारी वाली बात को, डिस्क्रिमिनेशन। अपना प्रॉफिट देगा, इंडिया का डेवलपमेंट रोक, सेल्फ ओरिएंटेड थे। और वो जितनी भी मतलब इधर सामान जो भी बेच रहे थे वो अपनी टेक्नोलॉजी से बेच रहे थे। जो इंडिया का पुराना वो था सारा ट्रेडिशन, वो सब मीन्स उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को डिमोलिश कर दिया था एक तरह से, है ना? यही कहना चाहते हो ना? और हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आशीष? मैं अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करने वाला था, हैंडीक्राफ्ट्स की। और जो उन्होंने था हमको ना, अब तुम लोग बुक पर आ गए हो, शिफ्ट हो गए हो, प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया था। खुद की जो इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में ही सामान बेचती थी उनको कम कर दिया था। अब तुम बुक पे शिफ्ट हो गए हो, है ना?
नहीं, आपको नहीं? सिविक्स का याद है। चलो, एग्रीकल्चर का सेक्टर भी काफी एक्सप्लॉइट हुआ था उसमें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेगेटिवली इफेक्टिव, एग्रीकल्चरल नेगेटिवली इफेक्टेड, ये मेरे बोलते ही कि बहुत प्लस प्लस है, तुम लोगों ने तो बड़े सारे नेगेटिव पॉइंट बता दिए। प्राइमरी भी मतलब तुम्हारा जो इस समय एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो करो, दैट इज ऑल्सो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये नहीं था जो तुम कर रहे हो फॉलो अभी। हाँ, मतलब उनके जो एजुकेशन सिस्टम था वो मार्क्स ओरिएंटेड ना होके वैल्यूज एंड एथिक्स ओरिएंटेड था। वो वैल्यूज सिखाते थे, वो मार्क्स के पीछे बच्चों के लिए नहीं कहते थे। वो कहते थे बच्चों को वैल्यूज आनी चाहिए, बच्चों को आर्ट आनी चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं, ह्यूमैनिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है उसको उस फील्ड में हमें एक्सेल करना चाहिए। हमारा बहुत प्यारा एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन आज की डेट में हम जो सब मार्क्स रैट रेस में चल रहे हैं, और हमारी मजबूरी है, हम बातें खड़े होकर जितनी मर्जी बना लें, बट हमारी मजबूरी है कि हमें उस रैट रेस का पार्टिसिपेंट बनना ही बनना पड़ता है। वी कांट अवॉइड इट, क्योंकि वो करेंगे तो फिर हम खुद पीछे रह जाएंगे, तो हम नहीं कर सकते ऐसा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दिया। उन्होंने हमें कुछ प्लस दिया, कुछ माइनस दिया। उन्होंने हमें जो भी प्लस दिया वो ऐसा नहीं था कि उनको कोई इंडियन इकोनॉमी से कोई बहुत ही ज़्यादा लगाव था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लस किया वो भी अपने मुद्दे के लिए किया था। तो इसीलिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी आंसर प्रो ब्रिटिशर्स नहीं लिख सकते। आपको अगर उनके प्लस भी लिखने हैं तो आपको ये लिखना है कि व्हाई दे डिड दिस। आप बिल्कुल ब्रिटिशर्स के फेवर में आंसर नहीं लिख सकते, और ये प्रॉब्लम तुम्हें संदीप गर्ग की बुक में भी मिलेगी कि उसमें सारा ब्रिटिशर्स के फेवर में, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन ही नहीं है। आप वो पॉइंट्स लिखोगे आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई नो इंडियन इकोनॉमिक की एनसीईआरटी थोड़ी लिटिल बिट बोरिंग भी है, बट पढ़नी एक बार यही पढ़ेगी। मैं आप लोगों को डिटेल्ड नोट्स नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स ही लिखवाऊंगी, वो भी आप लोग के अभी लिखवा दूंगी। उसके बाद जब आपके हाथ में बुक होगी तो मैं मार्क करा दिया करूंगी, ताकि आप खुद से लिखें उसको, ठीक है। उससे आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका यही है कि थ्योरी चैप्टर्स आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि बैठ के रट्टे लगा लो। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने सुना दी तुम्हें कहानी, फिर तुमने उसको नोट्स के फॉर्म में लिखा, पॉइंटर्स के फॉर्म में, कोई डिटेल नोट्स नहीं बनाने, पॉइंटर्स के फॉर्म में आपने लिखा। फिर पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखने के बाद आपने उनको पढ़ा, फिर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे करके जब हम ये करेंगे तो हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि थ्योरी है तो बैठ के रट्टे लगा लेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स है, थोड़ी सी किसी मोमेंट पे हो सकता है तुम्हें लगने लग जाए कि मोनोटोनस हो रहा है, बट इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, ठीक है। जैसे कि राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding हाँ कंटिन्यूएशन में यह था, ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसको बहुत सस्ते दामों पे अपनी कंट्री में भेज देते, यानी कि हमें अपने ही रॉ मटेरियल के पैसे बहुत कम मिल जाते और वो उसको वहाँ भेज देते अपनी कंट्री में। फिर वहाँ पे अपनी मॉडर्न टेक्निक से,
अपनी मशीन्स को यूज़ करके वो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के बाद इंडिया भेजते, और वो बहुत हाई प्राइसेस पे। तो समझ रहे हो, हमें मिल कम रहा है लेकिन हम दे ज़्यादा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन देयर होम कंट्री। ठीक है, ये उन्होंने प्रॉब्लम हमारे साथ की कि हमें डबल तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हेडिंग है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वॉज द एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, मतलब हमारा मोस्ट ऑफ लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चरल पे बेस्ड था। इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वॉज पॉपुलरली नोन फॉर, ऐसे करके लिखना, फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन एंड सिल्क, मेटल, ठीक है, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स कर दो, प्रीशियस स्टोन वर्क, ये हमारे यहाँ का इतना अच्छा होता था कि ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी डिमांड रहती थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट अच्छा था, जो स्टोन वर्क होता था वो भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी डिमांड रहती थी। ठीक है, तो इसको उन्होंने हटा दिया, इन्होंने इसको डिमोलिश करने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो उन्होंने पूरी कंट्री में हमारा ये देखा कि उनका बेनिफिट किस में है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप था वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे था, बट उनको ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया। उनको इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया। तो जो हमारी पूरी रेपुटेशन थी ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर दीज थिंग्स, उसको उन्होंने प्रमोट ही नहीं किया। ठीक है, समझे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, एक मुस्लिम करके एक होता था, मुस्लिम, ये लिखना नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको, मैं इसका बॉक्स आपको भेज, एनसीईआरटी में पूरा बॉक्स दिया हुआ है। एक कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ होता था जो ओरिजिनली बंगाल का होता था। ठीक है, और उसको मलमल कहते थे, वो इतना अच्छा होता था। वो आज भी अगर मलमल का लो तो शाही मलमल, खास ये सब आज भी इतने कॉस्टली हैं। इनका कोई भी कपड़ा आप लेते हो तो वो बहुत रॉयल्टी वाला कपड़ा होता है। ठीक है, अभी ये बांग्लादेश में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इंडिया में जिस रीजन में था वो पार्टीशन के समय चला गया था इंडिया के पास से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉलोनियल रूल, the colonial rule shifted structure of Indian economy as shifted Indian economy as उन्होंने टू फोल्ड लिए। फर्स्ट पॉइंट, transforming the country into supplier of raw materials, transforming the country into supplier of raw materials। और सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
consumer of finished industrial products from Britain. From Britain. ठीक है, उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम बढ़े, उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि इंडिया की नेशनल इनकम बढ़े। तो उन्होंने अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट दी जिनको उन्होंने अपने हिसाब से एजुकेशन दी। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी इसलिए बदला कि हमारे यहाँ के लिए ऑफिसर तैयार हो सके, उनको इंग्लिश सिखाई, इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज उन्होंने बनाया ताकि उनके लिए वो काम कर सकें, उनको ऐसा ना हो कि किसी इंडियन पे बेस्ड रहना पड़े ट्रांसलेशन के लिए, वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन कर सकें। तो कहीं से भी उनका कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं था जो इंडियन के फेवर में हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड the national income and per capita income measured by Ma'am, national and per capita income, national income and per capita income measured by दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, इन लोगों ने सबसे पहले कोशिश की थी। फिनले शिरास, VKRV राव, एंड RC देसाई। अगर तुम्हें MCQs में आता है और MCQs में आपको कोई एक चूज करना है तो दादा भाई नौरोजी एंड VKRV राव, ये दो थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिन्हें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, अगर मान लो MCQs में आपको 4 नाम लिखे हुए आते हैं, इन्हीं 5 में से कोई 4 नाम लिखे हुए आते हैं, तो कोशिश करना कि दादा भाई नौरोजी या VKRV राव। इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो कि दोनों ही गिवन हो तो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हमें नेशनल इनकम को मेजर करना है। VKRV राव ने मेथड निकाला कि हम कैसे मेजर करेंगे, और बाकी 3 लोगों ने उनको साथ दिया था। तो अगर आपके पास ऑप्शन आती है तो फर्स्ट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी दादा भाई नौरोजी, सेकंड ऑप्शन शुड बी VKRV राव एंड अदर्स आर 3। ठीक है, अब एक और बुरी सिचुएशन बताते हैं, लिखो, द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट during the first half of the 20th century, was less than 2%.
फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है ना, 1900 to 1950। 20th century was less than 2%। आशीष आप लिख रहे हो? Yes, sir. Coupled with a meager MEAGRE, मतलब बहुत थोड़ा, बहुत खराब स्थिति। मीगर 0.5% growth in per capita output, 0.5% growth in per capita output per year, देखो ना, अगर हमारी पूरी फर्स्ट हाफ मतलब उन 50 सालों में अगर सिर्फ 2% है तो पर ईयर तो मतलब 0.5% से भी कम हो गई। कितनी ही कम ग्रोथ थी, नॉमिनल सी ग्रोथ, एकदम नॉमिनल। ठीक है, तो इतनी बुरी स्थिति में था। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था। हमारी लैंड तो बहुत फर्टाइल थी, ठीक है ना। इंडिया का जो वेदर है, इंडिया की जो लैंड है, उसकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया का वेदर भी बड़ा फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन उन्होंने इंडियन लैंड पे इस तरह की एग्रीकल्चर किया कि हमारी इनकी फर्टिलिटी खराब हो गई। पता है क्या था? नील की खेती जो की थी, ठीक है। फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, अगर एक बार वो हो गया तो काफ़ी सालों तक कुछ भी नहीं होगा उस लैंड पे, इतनी बुरी हालत थी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, अबाउट 85% of the country's population lived mostly in villages, and derived livelihood directly or indirectly फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल हमारा प्री ब्रिटिश एरा में बहुत अच्छा था। तुमने अगर बचपन में कुछ गाने सुने हो कि इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते थे, याद है? सोने की चिड़िया हम क्यों कहते थे? ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बहुत सोना, गोल्ड नहीं था। हमारे यहाँ का गेहूँ बहुत होता था, और गेहूँ तुमने अगर कलर देखा हो तो गेहूँ का कलर गोल्डन होता है। कभी देखा है तुमने गेहूँ? उसका कलर गोल्डन होता है। तो यहाँ पे इतना गेहूँ होता था और इतना बढ़िया क्वालिटी का होता था, मीठा होता था एकदम। तो उस वजह से हम कहते थे सोने की चिड़िया। तो उसी पर एक फ्रेंच ट्रैवलर भी आए थे, उन्होंने भी इंडिया को बहुत अप्रिशिएट किया था कि इंडिया के पास बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था, लिखो, द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर। The French traveler Bernier described 17th century Bengal, described 17th century
मतलब 17th सेंचुरी में उन्होंने बंगाल को क्या कहा था? बंगाल रिचर देन इजिप्ट। उन्होंने कहा था इजिप्ट से ज़्यादा रिच है बंगाल, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा कल्टीवेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था? इट एक्सपोर्ट्स कॉटन एंड सिल्क्स, इट एक्सपोर्ट्स cotton and silks, rice, sugar and butter, rice, sugar and butter. Next point, for self consumption it produces, ये सारा फ्रेंच ट्रेवलर की फाइंडिंग्स थी जो हम लिख रहे हैं अभी, ये सारे फ्रेंच ट्रेवलर की फाइंडिंग्स लिख रहे हैं हम। इट प्रोड्यूसेस, ये सब उन्होंने ही बताया था। इट प्रोड्यूसेस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट प्रोड्यूसेस व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फॉल्स, ये FOWLS, फॉल्स, डक्स, and geese. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट उनकी फाइंडिंग्स का, it has immense herds of pigs, herds of pigs and flocks of sheep and goats, flocks of sheep and goats. Flocks of sheep, flocks of sheep and goats. ये सब फ्रेंच ट्रेवलर ने हमारा इंडियन इकोनॉमी का बताया था। क्या था? बर्नियर। हाँ, बर्नियर, बर्नियर, बर्नियर। ठीक है, अब धीरे धीरे जो हमारा इतना अबेंडेंस में था, हमारी जो एग्रीकल्चरल थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, खराब होती चली गई। ठीक है, जबकि हमारा इतना ज़्यादा सेक्टर एग्रीकल्चरल पे बेस्ड था, उसके बावजूद ये हमारी खराब होती चली गई। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। Agricultural sector became stagnant. Agricultural sector became stagnant due to following reasons. Due to following reasons. क्या रीजंस थे? जमींदारी सिस्टम क्या था? फर्स्ट पॉइंट है इसमें जमींदारी सिस्टम, लिख लो। फर्स्ट पॉइंट जमींदारी सिस्टम। क्या था जमींदारी सिस्टम? क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट पॉइंट है इसमें फॉलोइंग रीजंस में। जमींदारी सिस्टम क्या थी? जमींदारी सिस्टम की प्रॉब्लम, वो क्या करते थे, जो वो ना ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे
किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे एंड दैट टैक्स अमाउंट वॉज फिक्स्ड कि इतना तो टैक्स हमें देना ही देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। आपका आउटपुट कम है या ज़्यादा है, दिस इज इमैटेरियल, इतना तो टैक्स हमें देना ही पड़ेगा, प्लस जो आप प्रोडक्शन करोगे उसमें से भी इतना शेयर उन्हें देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब उनको हर तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो भी ज़मींदार थे वो खुद कोई कल्टीवेटर नहीं थे, वो खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए टैक्स का कलेक्शन कर रहे थे और उनको कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन से कोई सरोकार नहीं था। वो उनसे सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे थे और वो रेवेन्यू कलेक्शन भी इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट था। ठीक है, तो हमारा स्टैग्नेशन क्यों था? जमींदारी सिस्टम की वजह से, बैड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, टैक्सेशन पुअर टैक्सेशन सिस्टम की वजह से, ठीक है, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे किया था? मोर एम्फेसाइज ऑन कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स पे वो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। वो ये कर रहे थे कि कैश क्रॉप्स को हम ज़्यादा, ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें कैश मिलेगा, जिनको हम सेल कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा वेटेज उन्होंने दी। उन्होंने कहा सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए क्या करोगे? जैसे पहले क्या होता था गांव में कि कोई एक कुछ खेती कर रहा है, कोई एक कुछ खेती कर रहा है, फिर वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, कॉमोडिटी सिस्टम भी था, ठीक है ना, पैसों के थ्रू भी। तो वो लोग पहले अपने लिए रखते थे और फिर बचा हुआ वो मार्केट में सेल करते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप वही क्रॉप्स करोगे जिनसे हमें कैश मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम आई। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। उन्होंने अपनी तरफ से इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत दी थी, लेकिन किसके लिए दी थी? कैश क्रॉप्स के लिए। तो ऐसे तो बोल देते हैं कि उन्होंने इरिगेशन में काफ़ी डेवलपमेंट दी, लेकिन उस वाली इरिगेशन में दी जहां पर उनको बेनिफिट था। तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेक्स्ट लो इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, लो इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल। अब संदीप को आपने पता क्या लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने फ्लड कंट्रोल को मेजर करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमें उसके मेजरमेंट्स दिए, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, इसलिए वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, इन सब पे कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन
सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो खुद के लिए वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं किया। उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए किया। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? तो एग्रीकल्चरल स्टेट समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारी आएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। सब में तुम्हारी कॉमन बात यही आएगी, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। ये हर जगह आएगा, हर एक में बस बोलने का तरीका हमारा बदल रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का फर्स्ट पॉइंट लिखो, द प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट behind the systematic deindustrialization, behind the systematic deindustrialization of India systematic deindustrialization of India was twofold. क्या था ये twofold? फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया to the status of a mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड was to turn India into a sprawling market, for the finished products of industries in their home country, ठीक है। एक तो ये हमारा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में कि उन्होंने हमें सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया हमारे ही रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया हमारे रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज़ों का। नेक्स्ट पॉइंट हैंडीक्राफ्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज।
The decline of indigenous handicraft industries. Impacted by two ways. Impacted by two ways. Impacted by two ways. First, massive creation of massive unemployment. First, creation of massive unemployment. And second, deprived of, and second, deprived of the supply of locally made goods. Deprived of the supply of locally made goods. Next point. Next point, due to this decline of handicraft, due to this decline of handicraft, import of cheap manufactured goods, cheap manufactured goods from Britain was increasing. Next point, during the second half of 19th century. अब सेकेंड हाफ, अभी हमने क्या किया था उसमें, इनिशियली हमने फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात की थी. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. हाँ, वो 20th था, ये 19th है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मतलब 1850 टू 1900, इस टाइम की बात हो रही है. सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न इंडस्ट्री began to take root in India, but with a slow progress. Begin to take root in India, but with a slow progress. ठीक है, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ तो गई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी, वो उतनी ज़्यादा हाई टेक नहीं थी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, it was confined to मतलब क्लास को डिस्टर्ब भी करना है. It was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. Cotton and jute textile mills. ठीक है, इनिशियली ये कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स के लिए था. फिर नेक्स्ट, द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. The western part of the country.
कौन से थे वेस्टर्न पार्ट? मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दो ऐसे थे जहां पर हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेटअप, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट लिखो, वाइल द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय, जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स, अब जूट मिल फॉरेनर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, फॉरेनर्स मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल, ठीक है, ये हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आ गई थी, ठीक है, समझ रहे हो, मेनली हमारा कॉटन था, फिर हमारा जूट भी इसमें वो हो गया, डेवलप हो गया, फिर हमारी, अब हम और मॉडर्न हो गए हैं, हम और मॉडर्न होके कहाँ आ गए हैं? आयरन एंड स्टील में। तो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन coming up in the beginning of 20th century, ठीक है, ट्वेंटियथ सेंचुरी के स्टार्टिंग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आ गई। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was incorporated in 1907। तो अब हम बात कर रहे थे हम कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, आयरन एंड स्टील आई, उसके बाद हमारा 1939 टू 1945 ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, राइट डाउन, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लिख लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जनरल नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा ऑल्सो केम अप, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स, हाँ, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है ये, यहाँ पे मशीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which are in turn used for producing articles for current consumption, ठीक है। बस इसी टॉपिक को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, the growth rate of the new industrial sector
its contribution to GDP remained very low. ठीक है, लास्ट पॉइंट फॉर दिस हेडिंग, दिस सेक्टर confined only to the railways. This sector confined only to the railways, power generation, next communication, then ports, पोर्ट नहीं होते जहाँ शिप वगैरह जाते हैं, ports and some other departmental undertaking.